Hello students, I am Shivangi Anand, your science teacher. Welcome back to my channel. I hope all of you are doing very well. Students, we all know that board exams are right across the corner. So in this video, I'm going to discuss the sample paper of science of the year 2003 and 2004. So without much delay, let's dive into our today's video. So students, we all know that the sample paper of science contains various sections. So I'm going to start with section A, question number 1 that is written on this blackboard. So let's start. Identify the product which represents the solid in this reaction. We have to identify कि इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और एक हिंट दिया हुआ है कि वो प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शंस आपके सामने है. बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट. सो लेट्स लुक एट दिस डायग्राम. सो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में दो टेस्ट ट्यूब्स इन्वॉल्व हैं. एक टेस्ट ट्यूब में है सोडियम सल्फेट और दूसरी टेस्ट ट्यूब में है बेरियम क्लोराइड. और हमें बताना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट जब हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे और उस प्रोडक्ट में जो सॉलिड कंपोनेंट बनेगा वो बताना हमने. ये हमारा क्वेश्चन है. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक गाइडलाइन देती हूँ कि अनटिल और अनलेस जब हम क्वेश्चन को थरली रीड नहीं करेंगे मिनिमम ट्वाइस, तब तक आप सही आंसर की तरफ नहीं जा पाओगे. तो आई हाईली रिकमेंड यू दैट एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस विद काम स्टेट ऑफ माइंड. ओके, कई बार हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो अच्छा ये तो मेरे को आता ही है, ये तो हो जाएगा. तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलत आंसर लिख देते हैं. बजाय के ये गलती करने के हमें क्वेश्चन को कामली 2 बार रीड करना ही करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन समझ आ गया आपको. क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में है इन दिस रिएक्शन. रिएक्शन की आपको पिक्चर गिवन होगी पेपर में, तभी मैंने ड्रॉ करी है. ठीक है, तो सोडियम सल्फेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, reacts with बेरियम क्लोराइड. सो दिस इज बेरियम क्लोराइड. तो स्टूडेंट्स, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है. डबल डिस्प्लेसमेंट अगर आपने क्लासेस अटेंड करी होंगी या आपने थोड़ा सा भी चैप्टर को पढ़ा होगा थ्रू आउट द ईयर, तो आपको देख के याद आ जाएगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल में लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगी. डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इन केस यू डोंट नो अभी तक, कि जिसमें दोनों के ही काउंटर पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं. सोडियम ने बेरियम के काउंटर पार्ट को डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, सोडियम ने क्लोरीन ले लिया, सोडियम क्लोराइड बन गया सॉलिड. हमें पता है सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, नमक. ठीक है, कॉमन सॉल्ट. और बेरियम ने सोडियम के काउंटर पार्ट को डिस्प्लेस कर दिया, अपने पास ले लिया बेरियम सल्फेट. और बेरियम सल्फेट जो है ये एक्वस बनेगा, मतलब एक्वस मतलब लिक्विड बनेगा. ठीक है, तो अब ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई. अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ. देखो, पहला ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड तो रिएक्टेंट के साइड पे है ना, प्रोडक्ट की साइड पे नहीं. और उन्होंने बोला विच प्रोडक्ट, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोडक्ट और सॉलिड. ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड नहीं हो सकता. ठीक है, उसके बाद है बेरियम सल्फेट. हाँ, बेरियम सल्फेट बन रहा है लेकिन वो एक्वस फॉर्म में बन रहा है, एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो फिर ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, उसके बाद है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड हाँ प्रोडक्ट में ही है और सॉलिड भी है, तो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड. सो नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट. वैसे तो अब हमें आंसर मिल ही गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट है लेकिन वो रिएक्टेंट में है और हमें उन्होंने प्रोडक्ट बोला. तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने. ठीक है, और ऑप्शंस भी क्लियर है और आंसर तक कैसे हम पहुंचे हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज yes students, next question is color of solution observed 30 minutes after placing zinc metal to copper sulfate solution is. Options are blue, colorless, dirty green, reddish brown. So students, इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जिंक मेटल को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया, तो 30 मिनट्स के बाद क्या हो जाएगा. 30 मिनट्स के बाद क्या होगा 30 मिनट्स आफ्टर.
रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, दो डिफरेंट केमिकल्स प्लेस किए हुए हैं हमने एक ही जगह में, तो केमिकल रिएक्शन ही होगी। तो इस अब स्टूडेंट्स ये दिस इज व्हाट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज वी नो दैट जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, रिएक्टिव सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर के ऊपर है, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव इट विल displace copper and it will combine with zinc to form, what will it form, it will form, ये रिएक्शन में क्या बनाएगा, ये बनाएगा जिंक सल्फेट, क्योंकि इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट एक्वस होगा और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड जो है वो बाहर निकल आएगा। और कॉपर जो है वी नो दैट इट्स कलर इज कॉपर मेटल, कॉपर मेटल बन जाएगा और जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है, जिंक सल्फेट जो है वो कलरलेस है, कलरलेस, जिंक सल्फेट इज कलरलेस, रेडिश ब्राउन तो फेरिक क्लोराइड है। तो अब क्या होगा देखो, पहले सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा पहले ओरिजिनली, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर बोला ना 30 मिनट्स आफ्टर, 30 मिनट्स के बाद जो है सॉल्यूशन का ब्लू कलर वैनिश हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब कॉपर सल्फेट नहीं रहा ना, कॉपर सल्फेट की वजह से सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था, अब कॉपर सल्फेट ही नहीं रहा, कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट इज कलरलेस, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी कलरलेस, दिस इज द राइट आंसर। सो इसका आंसर है कलरलेस। सो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से शॉर्ट में दोबारा बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन पूछा है कि जिंक मेटल को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, हमें पता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो कहते हैं 30 मिनट के बाद क्या होगा, 30 मिनट के बाद इनकी रिएक्शन हो जाएगी और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक सल्फेट बन जाएगा जो कि कलरलेस है और कॉपर अलग से बाहर आ जाएगा। तो कॉपर का जो पाउडर है वो व्हाइट कलर का ही होता है और जिंक सल्फेट जो है वो कलरलेस है, तो पूरा सॉल्यूशन थ्रू आउट कलरलेस हो गया ना, ठीक है। हमेशा याद रखना कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, अकेले कॉपर का कलर ब्लू नहीं है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज yes student, third question is mild non-corrosive basic salt is, and your options are A calcium hydroxide, B sodium chloride, C sodium hydroxide and D sodium hydrogen carbonate, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, या फिर दिस इज अवर बेकिंग सोडा। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट इसमें द राइट ऑप्शन इज सिंपली दिस डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको याद ही करना पड़ेगा और अब तक अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा दिस इज द ईयर एंड, तो आपको याद हो चुका होगा, पता होगा, बिकॉज एनसीईआरटी की बुक में ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो बेसिकली ये एक लर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उनको याद होगा, नहीं भी अगर आपने पढ़ा होगा तो अब आपको इसका आंसर पता है, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि बाकी सारे जो है तो ये भी बेसिक सॉल्ट, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। दिस इज माइल्ड, ठीक है। ये सब के सब जो हैं ये स्ट्रॉन्ग है, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट, बट दिस इज द ओनली वन दैट इज माइल्ड आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, माइल्ड। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन विच इज yes students, the fourth question is on adding dilute sulfuric acid to a test tube containing a metal X, a colorless gas is formed. When a burning matchstick is brought near it, which of the following correctly represents metal X? Options are sodium, sulfur, copper and silver. Students, let's understand the question. So students, इसमें बोला गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड में हमने कोई मेटल ऐड किया है, एक्स मेटल, ठीक है, एक्स मेटल ऐड किया है, और जब हम इसको हीट करेंगे, क्योंकि बर्निंग मैचस्टिक पास में लेके गए ना, हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक गैस फॉर्म होगी, यही बोला ना इन्होंने, ऑन एडिंग dilute sulfuric acid to a test tube करेंगे, कलरलेस गैस इज फॉर्म, कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है। तो बताओ वो कौन सा मेटल है इसमें से देखो स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन तो सीधा ही सीधा वो हो गया, कैंसल आउट हो गया, बिकॉज सल्फर इज नॉट अ मेटल, सल्फर इज अ नॉन मेटल। ऑल्सो कॉपर भी इसमें, कॉपर और सिल्वर भी इसमें क्रॉस हो गए। उसका रीजन ये है क्योंकि कॉपर और सिल्वर ये हाइड्रोजन से बिलो आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे। सो द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज सोडियम, बिकॉज वी नो दैट
कि जो सोडियम मेटल है वो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, सोडियम जो है डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, बिकॉज सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी जो कि कलरलेस गैस है। और ये अपवर्ड सिंबल जो मैंने बनाया है दैट इज बिकॉज गैसेस जनरली दे मूव अपवर्ड, ओके। तो ये हो गया, और साथ में हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा, यहाँ 2 लगेगा, ठीक है, Na2। यस, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन। सो आवर आंसर इज सोडियम। लेट्स जस्ट सम अप अगेन। उन्होंने हमसे पूछा था कि सल्फ्यूरिक एसिड में कोई मेटल हम ऐड कर रहे हैं और एक गैस रिलीज हो रही है जो कि कलरलेस गैस है। अब हमें पता है ये तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तभी तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। अब कॉपर और सिल्वर में कैपेसिटी नहीं है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की, बिकॉज दे आर बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ओनली सोडियम इज अबव हाइड्रोजन एंड सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सो सल्फर वैसे ही क्रॉस आउट हो गया बिकॉज सल्फर मेटल है ही नहीं, और उन्होंने हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेटल एक्स। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन विच इज which of the following correctly represents sodium oxide। मतलब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि सोडियम ऑक्साइड की कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो इन ऑप्शन ए हमें सोडियम के ऊपर +2 चार्ज दिया हुआ है और ऑक्सीजन पे -2 है और 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। बी ऑप्शन में सोडियम पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 है और सोडियम के 2 एटम्स है। सी ऑप्शन में सोडियम पे +1 चार्ज है, 2 एटम्स है, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। डी ऑप्शन में सोडियम पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, लेकिन दोनों सिंगल सिंगल हमने एटम लिए। नाउ इफ वी क्लियरली लुक एट देम, देखो सी ऑप्शन तो यही, सी ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर -1 अगर चार्ज है तो 8 इसका ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, ठीक है। और अगर 8 है तो इसकी कन्फिग्रेशन होती है 2,6, ठीक है। अगर -1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके 9 हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,7, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सी ऑप्शन कैंसिल आउट, ठीक है ना। ए ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सोडियम के ऊपर कभी भी +2 चार्ज होता ही नहीं है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज ही होता है। 11 उसका एटॉमिक नंबर है, 2,8,1 तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा, कभी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 2 देगा तो फिर तो उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होगा। तो ए और सी कैंसिल आउट हो गए। डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। उसका रीजन ये है कि देखो ये चीज़ तो ठीक है कि सोडियम पे +1 चार्ज है विच इज़ ओके, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और ऑक्टेट उसका पूरा हो गया विच इज़ ऑल्सो ओके, बट ये न्यूट्रल नहीं है, इट इज़ नॉट न्यूट्रल, इट इज़ नॉट न्यूट्रल। क्योंकि देखो +1 चार्ज और -2 चार्ज अगर हम बैलेंस करेंगे तो लास्ट में -1 चार्ज बचेगा, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो होली न्यूट्रल होता है, ठीक है, टुगेदर वो न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास ये भी कैंसिल, तो बचा कौन सा, ये बी ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बिकॉज इसमें सोडियम पे +1 चार्ज है विच इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सोडियम के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे हमारा चार्ज हो जाएगा +2 और इधर है -2, बैलेंस आउट हो गया, न्यूट्रल है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप ऐसे देखते हो ऑप्शंस में से तो अब भी आपको क्लियर है। अगर आपको सीधा भी बनाना था, मतलब अगर स्टार्टिंग में सिर्फ आपने ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके देखना था कि सोडियम ऑक्साइड क्या है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है क्योंकि यही इसकी मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो हमें पता है कि जब बैलेंसिंग होती है कंपाउंड की, कंपाउंड बनता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके क्रॉस में सबस्क्रिप्ट में चला जाता है, इसका इसके सबस्क्रिप्ट में चला जाता है, यानी कि बनेगा हमारे पास कंपाउंड Na2 ऑक्सीजन 1। तो वो हमारा यही है कि Na2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है, क्लियर है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन विच इज an element with atomic number dash will form a basic oxide। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर या तो 7, 17, 14 या 11, इनमें से कौन सा ऐसा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड एक बेसिक होगा। ना स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बेसिक ऑक्साइड जो है वो मेटल्स बनाते हैं, मेटल्स दे फॉर्म
बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. सो इनमें से हमें बस ये चेक करना है कि कौन सा मेटल है. अब हमें पता है कि 7 एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है. फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर. 17th इज ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये भी नहीं होगा. 14th ये है सल्फर का, तो ये भी नहीं होगा. 11th है सोडियम का. सोडियम इज अ नॉन मेटल, सोडियम इज अ मेटल. तो द करेक्ट आंसर इज दिस. D option is the correct answer because all of these they all are non-metals, and non-metals they form acidic oxides. They form acidic oxides. Only metal forms basic oxides. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? लास्ट वाला ऑप्शन D, 11. So moving on to question number 8, 7th. An element M has 50% of electron filled in third shell as in second shell. The atomic number of M is, options are 10, 12, 14, 18. Students, आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई एलिमेंट M है, उसके थर्ड शेल में 50% इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर टू सेकेंड शेल. मतलब, और हमें बताना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है. देखो हमें पता है फर्स्ट शेल में तो सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है. ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमें नहीं पता कितने हैं, लेट अस से 2x है. ठीक है, थर्ड शेल में उन्होंने बोला है, थर्ड शेल में x है. अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सेकेंड शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हाफ है थर्ड शेल में. 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड शेल एज कंपेयर टू दैट इन सेकेंड. तो लेट्स फाइंड आउट स्टूडेंट्स, हमें इसमें कन्फिग्रेशन ओपन अप करके ही लिखनी पड़ेगी. देखो फर्स्ट हमारे पास है 10, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2,8. ये तो फिल हो गया. ठीक है, इसमें तो थर्ड शेल है ही नहीं, चलो कैंसिल आउट हो गया. सेकेंड इज, इसकी कन्फिग्रेशन क्या है? 2,8, 2. ठीक है, तो यहाँ पे तो वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा 50% वाला. ठीक है, नेक्स्ट इज 2,8, 4. ठीक है, यहाँ अप्लाई हो रहा है. देखो थर्ड शेल में 50% रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंड. सेकेंड में 8 है, 8 का 50% क्या होगा? 50% मतलब हाफ. 4. तो मुझे लगता है यही करेक्ट आंसर है. बट लेट अस सी, हमें लास्ट वाला भी देख लेना चाहिए. इसमें क्या है? 2,8, 8. तो इसमें तो दोनों बराबर बराबर हो गए, तो इक्वल होगा. तो यस, हमारा डाउट बिल्कुल सही था. सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, generally food is broken and absorbed in the body of organism. In which of the following it is done outside the body? So the question says कि generally जो हम खाना खाते हैं वो हम डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और उसको ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर ही करते हैं. ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली ऐसे ही करते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स. लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ये पूरा प्रोसेस बाहर ही करता है, अपनी बॉडी के बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन करके ही उसके बाद ही अपने अंदर इनहेल करता है या अंदर आने देता है. तो इसका आंसर है मशरूम, बिकॉज मशरूम इज द एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, कि all the organisms that undergo saprophytic nutrition they break down the food outside the body. इसके और भी एग्जांपल है, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया. ठीक है, और यीस्ट. तो इनमें से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में आया तो आपने उस पर टिक कर देना है. ठीक है, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, receptors are usually located in the sense organs. Gustatory receptors are present in tongue, nose, eyes, ears. So students, हमें पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. तो इन सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? तो हमें पता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हैं दे सेंस टेस्ट. सो टेस्ट ऑब्वियसली कहाँ से हमें सेंस होता है? दैट इज टंग. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टंग. Tongue contains gustatory receptors that help us to identify the taste of the food that we are eating. So moving on to our 10th question. A farmer wants to grow banana genetically similar enough to the plants already present in the field. Which of the following methods would you suggest for this purpose? Your options are regeneration, budding, vegetative propagation, or sexual reproduction. So students, your answer is
Most definitely vegetative propagation, because vegetative propagation ensures that that's the property of it. It ensures that the genetic material of the offsprings remains similar to the parent plant material. So your right answer is vegetative propagation. Moving on to our next question. Height of the plant is regulated by options are DNA, which is directly linked by the growth hormones, B, genes, which regulate the protein directly, C, growth hormones under the influence of enzymes coded by gene, or D option, growth hormones directly under the influence of gene. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बहुत सिंपल है, सीधा सीधा ऑप्शन सी पे आपने टिक कर देना है, बिकॉज इसका आंसर यही है कि ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय जीन. ये रिएक्शन कैटालिटिक रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स होती है, और ये कौन से एंजाइम्स हैं जो जीन ने ऑलरेडी कोड किए होते हैं. सो बेसिकली ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. A sportsman, after long break of his routine exercise, suffered a muscular cramp during a heavy exercise session. This happened due to, students question समझ लो. क्वेश्चन का मतलब है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, उसको उसकी मसल्स में क्रैम्प पड़ रहे हैं, ठीक है, इन अ हैवी एक्सरसाइज सेशन. हैवी एक्सरसाइज सेशन, सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, ठीक है. सो ये उसको क्यों हुए होंगे, क्रैम्प्स क्यों पड़े होंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं. लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट, बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, सी लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, डी लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारी बॉडी में या स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी में, सभी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में इन जनरल जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. और ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन एटम, ठीक है. इसका आंसर हमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ही मिलेगा. हमें पता है कि ग्लूकोज जो है इसके 3 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, ठीक है. अगर तो एब्सेंस है ऑक्सीजन की, विच इज फॉर एग्जांपल इन यीस्ट. अब ह्यूमन बींग्स तो वैसे ऑक्सीजन के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, बट ऑर्गेनिज्म यीस्ट जो है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस है, तो हमारे पास क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट. सबसे पहले बनता है पायरुवेट. पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है. पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है. 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है. अब पायरुवेट से उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट होता है, वो डिपेंड करेगा पाथ कौन सा फॉलो करेगा कि ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है. अगर तो एब्सेंस है ऑक्सीजन की, जैसे कि यीस्ट में, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे. अगर लैक है ऑक्सीजन की तो लैक्टिक एसिड बनेगा और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है. और ये होता है मसल सेल्स में, ठीक है. तो मैंने कहा था ना, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, मस्कुलर क्रैम्प और ये हैवी एक्सरसाइज. मैं आपको बताऊंगी इसका रीजन क्या है, ठीक है. और अगर तो ऑक्सीजन की फुल फ्लेजेड प्रेजेंस अवेलेबल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उस टाइम पे क्या होगा, ग्लूकोज पायरुवेट बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा. ये बिल्कुल कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गई यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे ये 3 लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन एटम है, ठीक है. ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है नीचे लास्ट में, ठीक है. अब देखो, हमें तो वैसे हमारा आंसर मिल ही गया, क्योंकि मसल्स में जो है लैक्टिक एसिड बनता है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक्टिक एसिड, विच इज सी ऑप्शन, ठीक है. लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक्टिक एसिड. अब देखो रीजन क्या है इसके पीछे. देखो, मसल्स में जब कोई भी ह्यूमन बीइंग या स्पोर्ट्स पर्सन हैवी एक्सरसाइज करेगा, हैवी एक्सरसाइज में ज़्यादा बॉडी मूवमेंट होती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है. तो जितनी हैवी वो एक्सरसाइज करेगा, इट मीन्स उसको ऑक्सीजन की बॉडी सेल्स के अंदर थोड़ी कमी हो जाएगी. बिल्कुल ही खत्म नहीं हो सकती ऑक्सीजन, बिकॉज अदरवाइज तो पर्सन डेड हो जाएगा, बट उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए, जो कि उसको उतनी नहीं मिल पाएगी, ठीक है. तो इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है. प्रेजेंस में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है. और इन मसल सेल्स लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसकी वजह से उसको क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज अवर आंसर. तो आपका आंसर जो छुपा है वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल में छुपा है. आपको पता है एनसीईआरटी की बुक पे ये पूरा डायग्राम ड्रॉप है, ठीक है. सो अवर आंसर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. मूविंग ऑन टू अवर 13th क्वेश्चन, विच इज
an object is placed in front of convex mirror, its image formed is, your options are, at a distance equal to the object distance in front of mirror, at a distance of at twice the distance of object in front of the mirror, half the distance of the object in front of the mirror, behind the mirror, and its position varies according to the object distance. So students, the correct answer is D option, behind the mirror and its position varies according to the object distance. So students, we know that our concave mirror is of this type. This is our concave mirror in which the internal part of the sphere is polished and outer part is the reflecting. So students, यहाँ से रेज आएंगी, ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ज करेगा बिकॉज ये डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, रेज आई, डाइवर्ज किया, ठीक है, और ये इस तरफ से ऐसे फोकस पे अटैच मीट करेगी वर्चुअली, और ये इन्फिनिटी से रेज आएंगे, ठीक है, और अगर इन्फिनिटी से नज़दीक होगा तो फिर एक और पोजीशन होगी. तो बेसिकली पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज, इमेज की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है किस तरह से, और ये इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के दूसरी तरफ. सो आवर आंसर इज दिस, behind the mirror and position varies according to the object distance. So our 14th question is, when the light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particle which deflect the rays of light in all possible directions. This is due to. So students, question को समझो. question ये कह रहा है कि जब लाइट अर्थ के अंदर एंटर करती है एटमोसफेयर के, सो उस एटमोसफेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये सन से रेज आई, ठीक है, जब वो उस पर स्ट्राइक करती है तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उसको स्प्रेड आउट कर देता है, ठीक है, वो पार्टिकल, ठीक है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस का आंसर है सी ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि स्कैटर कर दिया उसने लाइट को हर डायरेक्शन में, ठीक है. रिफ्लेक्शन इसका आंसर नहीं है, बिकॉज रिफ्लेक्शन तो एक मिरर के ऊपर होती है, या फिर रिफ्लेक्शन इट्स लाइक दिस, ये मिरर है, प्लेन मिरर, कोई सा भी मिरर, लाइट एंटर हुई, ठीक है, और इसका पार्ट जो है नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ऐसे डिफ्लेक्ट वापस चली गई, ठीक है. और एट रिफ्रैक्शन भी नहीं है, बिकॉज रिफ्रैक्शन में लाइट एंटर करती है, ठीक है, तो वो सरफेस के अंदर बेंड हो जाती है, अंदर चली जाती है मटेरियल के, ठीक है. और इसका डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, बिकॉज डिस्पर्शन जो है वो प्रिज्म में होती है या रेन ड्रॉप्स में होती है, और इसमें क्या होता है, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है विबग्योर में, ठीक है. तो आंसर है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट. दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन. मूविंग ऑन टू आवर 15th क्वेश्चन, विच इज, in 1987, an argument was formulated by UNEP, United Nations Environment Programme, to freeze the production of X to prevent the depletion of Y. X and Y respectively referred here are, your options are here on the whiteboard: ozone, CFCs rays UV, CFCs ozone of UV rays, and diatomic oxygen. Now students, question समझो. question में ये बोला गया है कि यूनाइटेड नेशंस और एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत के अंडर एक्स कोई एक चीज़ है जिसकी प्रोडक्शन को बैन कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि वो डिप्लीट कर रहा था वाई को, ताकि वाई की डिप्लीशन को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए. तो एक्स क्या है, वाई क्या है, रिस्पेक्टिवली बताना है. योर आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, जो कि हमारे एयर कंडीशनर या फ्रिज में से के कंप्रेशन में से रिलीज होती है या और भी फैक्ट्रीज में से रिलीज होती है, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है. तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बोला था इन 1987 कि वी हैव टू फ्रीज, समहाउ स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सो दैट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन कैन बी प्रिवेंटेड. सो एक्स इज CFC एंड वाई इज ओजोन, ठीक है. इसको अब कब ये मत सोचना जल्दी जल्दी में कि ये ओजोन और CFC है तो हम ए पे टिक कर देते हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्स रिस्पेक्टिवली वर्ड बोल दिया ना, मतलब पहले एक्स की बात हुई है और एक्स ही हमें मेंशन करना है. किस एक्स को फ्रीज, एक्स की प्रोडक्शन को फ्रीज किया, फ्रीज ओजोन को थोड़ा ना किया, फ्रीज हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की प्रोडक्शन को करना है ताकि वाई की प्रिवेंशन हो सके, डिप्लीशन की प्रिवेंशन हो सके. सो आंसर इज ऑलवेज सी. मूविंग ऑन टू आवर 16th क्वेश्चन, which of the following relates to the biodegradable substances broken down by biological process, remain inert, persist in the environment for long time, may harm the ecosystem? So students, we know that biodegradable substances are those substances which are degraded by biological processes. So the answer is A, biological
प्रोसेस के थ्रू ही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं. सो ये हमारा आंसर है. मूविंग ऑन टू आवर 17th क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, नाउ आवर असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस हैव स्टार्टेड. अब असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में क्या होता है, हमें दो स्टेटमेंट्स दी होती है, ठीक है. अगर तो जो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और जो रीजन दिया हुआ है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, देन हमारा आंसर आएगा ए. ठीक है, ए तब होगा जब दोनों ही ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन. ठीक है, अगर दोनों ही ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम बी आंसर लिखेंगे. अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो फिर ऑप्शन सी आएगा. और अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है तो आंसर आएगा डी. ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस के आपके जो आंसर होंगे वो ए बी सी डी की फॉर्म में होंगे. और वो मैंने आपको बता दिया कि ए कब आएगा जब दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बी कब आएगा जब दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की. और अगर ए ट्रू है बी फॉल्स है, रीजन फॉल्स है तो सी. और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स आ गई, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो डी आएगा. ठीक है, नाउ लुकिंग ऑन टू द क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है. ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी. लेट्स स्टार्ट. असर्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. अब ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, तो हम अब इनमें से पहले ही पता चल गया आंसर डी है इसका. ठीक है, बट हम फिर भी आगे पढ़ेंगे. As the reaction is slow, the release of heat is barely evident. वो कहते हैं क्योंकि रिएक्शन बड़ी स्लो है. रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस months, sometimes years. जो लोहे का गेट होता है, मेन गेट या कोई रॉड जो है, उसको जंग लगने में कितने साल लग जाते हैं, है ना. तो स्लो प्रोसेस है, इसीलिए कहते हैं रिलीज जो हीट की होती है वो एविडेंट नहीं हो पाती. हम पता नहीं लगा पाते कि इसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? द आंसर विल बी डी बिकॉज ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. Now moving on to next question, which is 18th question. The assertion is probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of the organism produced through asexual reproduction. अब ये statement true है. अब reason देखते हैं. Variation provide advantages to the individuals for their survival. ये statement भी true है और यही इसका correct explanation है. So हमारा आंसर क्या आ जाएगा? They both are true and correct explanation है, तो इसका आंसर हो गया A. Okay? ये स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हैं. ठीक है, बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक में से है और यही इसका आंसर भी यही है. रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी असर्शन की. मूविंग ऑन टू आवर 19th क्वेश्चन. Assertion, a compass needle is placed near a current carrying wire. The deflection of the compass needle decreases when the magnitude of current in the wire increases. Reason, strength of magnetic field at a point near the conductor increases as the current increases. Now students, I is the symbol for current. तो ये जो assertion reasoning का question है ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से आया. तो इसमें ये assertion में क्या कह रहे हैं कि a compass needle is placed near a current carrying wire. कि एक current carrying wire है हमारे पास, उसके पास compass needle हमने रखी है, compass needle. ठीक है, तो वो कहते हैं कि when the deflection of the compass needle decreases when the current increases. कि अगर हमने इसमें करंट बढ़ा दिया, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगी. विच इज रॉन्ग. जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी नीडल में. तो फर्स्ट पॉइंट ही फॉल्स हो गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट मीन्स ये डी ही इसका आंसर है. बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन हम रीजन पे चेक कर लेते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज एज द करंट इंक्रीजेज. ये पॉइंट तो बिल्कुल ट्रू है कि जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ती जाएगी. लेकिन एजर्शन में उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे नीडल की डिफ्लेक्शन कम होगी. विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो कंपस नीडल जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी. सो इसका आंसर है डी पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट एजर्शन इज biodegradable substances they result in the formation of compost and natural replenishment. बिल्कुल ट्रू है. Next, it's due to the breaking down of the complex inorganic substances into simpler organic substances. Now students, ये point false है. ये point false यहाँ से हो गया inorganic substances से, क्योंकि जो biodegradable substances है वो organic substances ही होते हैं, तभी तो उनका नाम biodegradable है. Bio means life, life means
ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही लाइफ बनती है, ठीक है। हमारी बॉडी, किसी भी एनिमल की बॉडी, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलके ही बनी हुई है, मोर देन 90%, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस है वो भी ऑर्गेनिक ही है, लेकिन इन्होंने लिखा है यहाँ पे इनऑर्गेनिक, तो ये हो गया पॉइंट फॉल्स, ठीक है। रीजन फॉल्स है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये पॉइंट, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। सो up till now 20 questions have been completed, section A has been completed. Now we will move forward to section B of the sample paper, year 2023-24 of science. Now students, section B, 21st number question states that dilute HCl is added to zinc granules. How will you prove that a chemical reaction has taken place? Support your answer with two arguments. So students, यहाँ पे question आपसे ये पूछा गया है कि हमने HCl ऐड किया है, डाइल्यूट HCl ऐड किया हुआ है, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल में, ठीक है। जिंक सॉलिड होता है, ठीक है, और ये लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, एक्वस, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब ये है कि वाटर ज़्यादा और HCl की कंसंट्रेशन कम है। तो हमने ये ऐड किया, तो कोई एक केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। हम जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल ज़्यादातर यही दी होती है कि जिंक डिस्प्लेसेस HCl, जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो बनेगा क्या हमारे पास, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। और ये गैस है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है, 2, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने बोला कि रिएक्शन होगी, तो आप ये बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है। तो एक तो सबसे पहले दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो जब हीट इवॉल्व होगी तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, so what will happen, the test tube or the beaker will warm up, ठीक है, warmed up, the beaker or the test tube will be warmed up, that is temperature of the container will increase, ठीक है। जब हम उसको टच करेंगे तो पहले के कंपैरिजन में वो थोड़ा वार्म्ड होगा, पहले तो यहाँ से पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुई है। दूसरी बात, एक बबल ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे, हमें दिखाई देंगे, और वो कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है। दिखाई ऐसे देगी क्योंकि लिक्विड में जब गैस प्रोड्यूस होगी ना तो वो बबल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कोका कोला हम पीते हैं, ठीक है, जब हम उसको ऐसे शेक करते हैं तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड है ना, वो तो पता चलता है ना कि है उसमें, हालांकि है कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमें दिख जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स। सो सेकेंड यही है कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी formed, okay, so this we can see. And third thing हम क्या कर सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स, हम बलून, जो गैस रिलीज हो रही है ना उसके ऊपर हम बलून रख के, ठीक है, उसको गैस को हम बलून में फिल करवा लेंगे, ठीक है। और वो बलून जब हम वाटर पे प्लेस करेंगे, मतलब उस बलून को हम पानी के मग में या टब में रखेंगे तो वो ऊपर ही रहेगा, वो डूबेगा नहीं। उसका रीजन है बिकॉज हाइड्रोजन इज अ हैवियर गैस। State the post-fertilization changes that lead to fruit formation in plants. Students, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, क्या चेंजेस होते हैं जिससे फ्रूट बनता है प्लांट्स में, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और मेल एंड फीमेल गैमेट जब कंबाइन करते हैं तो जो फर्स्ट सेल बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स, जाइगोट मल्टीपल टाइम्स अपने आप को डिवाइड करता है और एक क्या बना लेता है, एम्ब्रियो, ठीक है। इसके बाद जो स्टेज है वो एम्ब्रियो है। उस एम्ब्रियो क्या करता है, विद इन ओवरी, ये क्या करता है कि इसमें ये जो प्रोसेस है ये विद इन ओवरी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोटिंग टू फॉर्म अ सीड। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ओव्यूल अपने अराउंड, ओव्यूल जो है वो अपने अराउंड एक टफ लेयर बना लेता है, कोटिंग बना लेता है, जिससे क्या बन जाता है, सॉलिड सीड बन जाता है, ठीक है। अब इस नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ओवरी ग्रोज फास्ट टू फॉर्म फ्रूट। अब सीड, वंस द सीड इज फॉर्म, तो ये अपने आप को फास्टली ग्रो करते हुए फ्रूट बना लेता है। अब फ्रूट के अराउंड जो एक्स्ट्राज है, जैसे पेटल, सेपल, स्टाइल, स्टेमन, स्टिग्मा, दे मे श्रिबल एंड फॉल ऑफ, ओके। सो दिस इज हाउ द फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द
plants. Let's revise it. Firstly, zygote is formed, then embryo is formed, then embryo, the ovule develops a tough coating that and forms seed. Now seeds then several times multiplies and forms fruit. Now the rest of the parts such as petals, sepals, styles, stamen, stigma, they may shrivel and fall off. Yeah. 23rd question is, what is the purpose of making urine in human body? Name the organ that stores and releases urine. क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पर्पस क्या है यूरिन बनने का, क्यों बनता है यूरिन? उसका आंसर है टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड. हमारी बॉडी में जो हम फूड मटेरियल ईट करते हैं उसके जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, उस नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं. यूरिया और यूरिक एसिड को रिलीज जो है करने के लिए का पर्पस ही जो है वो यूरिन सॉल्व करता है. सो ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स द यूरिन. द ऑर्गन दैट स्टोर्स यूरिन इज यूरिनरी ब्लैडर एंड द ऑर्गन दैट रिलीजेस यूरिन, इसका सेकंड हाफ पार्ट है, दैट रिलीजेस यूरिन, द ऑर्गन दैट रिलीजेस यूरिन इज यूरेथ्रा. सो इसका और वाला पार्ट का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल. व्हाई डू वीन्स हैव वॉल्स बट आर्टरीज हैव थिक वॉल्स अराउंड देम. ये वॉल्स है और ये वॉल है. ठीक है. सो वीन्स जो है दे एंश्योर, द वॉल्स आर प्रेजेंट टू एंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द blood. Okay, that is why they have walls in them. And talking about arteries, अब arteries का काम क्या है, उसमें blood जो है वो पंप होगा हाई प्रेशर से. ठीक है. सो हार्ट जब ब्लड पंप करेगा तो उतना हाई प्रेशर आर्टरीज की वॉल्स जो हैं वो, ताकि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन मतलब झेल पाए उसको अडेप्ट कर पाए, उस पर्पस के लिए ही, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए थिक वॉल्स है. क्योंकि अगर वो थिक वॉल्स नहीं हुई तो वो बस्ट आउट हो जाएगा. ठीक है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं कि वीन्स में वॉल्स का काम है टू एंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि वापस ना चला जाए. और थिक वॉल्स आर्टरीज में इसलिए होती है बिकॉज व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड इन द हाई प्रेशर, देन टू एब्जॉर्ब दैट प्रेशर the thick walls are needed for protective purposes. So I'm sure ये question आपको clear हो गया होगा. Moving on to our next question. 24th question is, refractive index of three medium are given below. A ray of light is traveling from A to B. Another is traveling from B to C. In which of the case does the ray bends towards the normal, and in which of the case the speed of the light increases in the second medium? Students, क्वेश्चन में आपको तीन मीडियम ए बी सी के नाम से दिए हैं और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है. ठीक है. गिवन है. अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से केस में जो रे जो है वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब देखो, हमें पता है कि जब भी लाइट रे फॉल करेगी फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये रेयरर है और ये डेंसर है मान लो. ठीक है. डेंस, ये डेंसर है, तब ही उसकी जो स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और वो बेंड, ये नॉर्मल है, और बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो हमने इसमें से ये चेक करना है, ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम है. ठीक है. हमने ये चेक करना है इनमें से किस केस में लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है. ठीक है. क्योंकि तभी टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकेगी. तो अब फर्स्ट ए से बी में जब जा रही है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ना. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी. ठीक है. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर इज लाइट गोइंग फ्रॉम ए टू बी, कि जब ए से बी में ट्रेवल कर रही है लाइट तब उसका मीडियम भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा है और उसकी डेंसिटी भी बढ़ रही है. सो आंसर इज ए. अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है इन विच केस द स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम. अब ये आंसर जो है ये है फ्रॉम बी टू सी. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये सेकंड पार्ट का आंसर है बी टू सी. क्योंकि जब बी से सी में ट्रेवल कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया. इट मींस कि पहले डेंसर मीडियम था क्योंकि 1.8 mu और बाद में 1.5 हो गया तो बाद में रेयरर मीडियम हो गया. ठीक है. तो पहले डेंसर मीडियम है. ठीक है. अब डेंसर से रेयरर में जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी. ठीक है. अवे जाएगी और स्पीड भी बढ़ेगी. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. You can take the snapshot of this. Moving on to our next question. Question number 25th is, a piece of wire is with resistance R is cut into three equal pieces.
Now these parts are then connected in parallel. If equivalent resistance of this combination is R1, what's the value of R1 ratio R? तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस उन्होंने बोला है R है. अब इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, दिस दिस एंड दिस. अब इन तीनों पार्ट्स को बाद में हमने पैरेलली अटैच कर दिया, ठीक है, ठीक है. इसकी रेजिस्टेंस R है, ये उन्होंने पहले ये गिवन था, ठीक है. अब हमें पता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है. अब इनको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो इनकी रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगी, R/3, R/3, ठीक है, तीनों की. अब जब तीनों की रेजिस्टेंस R/3 है, ठीक है, और उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अटैच कर दिया, ठीक है, तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना. अब उन्होंने कहा कि मान लो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन की वो है R1, ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि उन्होंने R इक्विवेलेंट को R1 बोलने के लिए पहले से मेंशन कर दिया, ठीक है. अब बाकी सब की R/3 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 है, तो ये 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3, ठीक है. इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, ठीक है. इसको बाद में फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा R1, सॉरी ये ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा R, इधर हो जाएगा 9, ठीक है. 1/R1 इज इक्वल्स टू 9/R. अब उन्होंने हमसे पूछा वैल्यू किसकी, R1/R की, तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू R1/R. तो रेशो आ गई 1/9. सो आंसर है ये 1/9, ठीक है. दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन में उन्होंने बोला था हमारे पास एक पर्टिकुलर लेंथ की वायर है, लेंथ नहीं बताई उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि मान लो उसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है. अब उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो तीनों की रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. उसके बाद इन तीनों को उठा के हमने पैरेलल के कॉम्बिनेशन में रख दिया, ये क्वेश्चन में ही गिवन है. अब हमें पता है पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को उन्होंने R1 बोलने के लिए पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, तो R इक्विवेलेंट की जगह मैंने R1 लिख दिया, बाकी सब की मैंने वैल्यू इनपुट कर दी, ठीक है, वैल्यू ऐड कर दी. उसके बाद तो मैथ्स है, हमने R/3 अब अबव चला जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, ठीक है. देन सिंपल R हमने एलसीएम ले लिया, 3 + 3 + 3 9 हो गया. उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इधर आ गया, R1 इधर आ गया, ठीक है. उन्होंने हमसे R1/R की वैल्यू पूछा थी, R1/R की वैल्यू आ गई 1/9. सो दिस इज द आंसर. क्लियर? मूविंग ऑन टू द और पार्ट ऑफ दिस 25th क्वेश्चन, दैट इज what is refer to the image and state how magnetic field indicates the region where magnetic field is stronger outside the magnet. What happens to the field lines when the current is reversed? I is the symbol for representation of current. Now students इस डायग्राम को देखो और ये 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है. अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है सोलेनॉइड है, ठीक है, करंट फील्ड लाइंस बनी हुई है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे फील्ड लाइंस की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो नियर द पोल्स जो है वो विड्थ सबसे ज़्यादा इंटेंस है. देखो यहाँ पे इनका गैप कम है, इसके बाहर जो है वो गैप बढ़ता जा रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर नियर द पोल्स इनसाइड द मैग्नेट, एंड as we move away from the magnet, then the field lines they become less dense and the magnetic field gets less strong. Now moving on to second question, what happens to the field lines when the direction of the current is reversed? अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, मतलब ये जो बैटरी ऐसे अटैच है इसको हम ऑपोजिट फॉर्म में अटैच कर देंगे, मतलब ऐसे अटैच कर देंगे, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी. अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. सो द सेकंड पार्ट answer is, if the direction of the current is reversed, then the direction of the magnetic field lines will also be reversed. तो जो ये एरो इधर है, ये एरो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और जो एरो इधर है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है. ये डायरेक्शन रिवर्स होगी, ठीक है. बाकी सारा डायग्राम वैसे का वैसा, ठीक है, लाइक दैट. ओके, सो मूविंग क्वेश्चन नंबर 26 इज, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ट्रॉपिक लेवल डायग्राम है फूड चेन का. सो
ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 100 जूल्स, देन हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर इस फर्स्ट लेवल है, ठीक है, उन्होंने बोला थर्ड लेवल पे जो है वो 100 जूल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। तो बताओ कि फर्स्ट लेवल पे यानी प्रोड्यूसर्स लेवल पे क्या एनर्जी होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हमें पता है कि हर ट्रॉपिक लेवल में जब जम जाते हैं तो 10% लॉस होता है हर ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। तो 3 बार 10% लॉस होके 100 जूल एनर्जी बची है। तो स्टार्टिंग में कितनी होगी हमारे पास, 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे, 10, 100 को हम 100 जूल को 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि थ्री लेवल्स क्रॉस करके आया ना। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 10,000 जूल। 1 10 100,000 10,000 lakh 1 lakh joule. Okay, so 1 10 100,000 10,000 lakh. Yeah, so this is the answer and of the first part. So next part mein what are they saying, is it possible to have 2 more tropic level in this food chain just before the 4th tropic level? So the answer is no, it is not possible to have more tropic level, because the loss of energy will be so much that there will be no energy available, usable energy will not be available। कि अगर हम और ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल इंट्रोड्यूस करेंगे तो लॉस एनर्जी का इतना ज़्यादा होगा कि लास्ट वाले के पास कुछ बचेगा ही नहीं यूज़ करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका आंसर क्लियर है। मूविंग ऑन टू अवर next part. So over here our section A is completed and section B is completed. Now we will begin with section C in our next video. Thank you students, thanks for watching my video. Happy learning and all the best for your board exams.